हाँ जी, अगली एरर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एरर नंबर 10, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ ₹350। हमने रॉ मटेरियल परचेज किया 350 का, हैज बीन रिकॉर्डेड इन द परचेजेस अकाउंट एज ₹310। हमने उसको परचेजेस अकाउंट में रिकॉर्ड किया एज 310 which had been entered correctly in the account of the supplier concerned। सप्लायर के अकाउंट में हमने कोई गलती नहीं की, पेएबल में हमने कोई गलती नहीं की। परचेजेस अकाउंट को हमने डेबिट करना था कितने से, 350 से, लेकिन हमने 350 की बजाय 310 से डेबिट किया, तो कम डेबिट किया हुआ है, तो फर्दर डेबिट करेंगे कितने से, 310 से हमने डेबिट किया हुआ है। डेबिट करना कितने से था, 350 से, तो 40 से फर्दर डेबिट करेंगे। अब अगेन क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं है, तो क्रेडिट भी 40 से करना है हमने, और किसे क्रेडिट करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को। तो सस्पेंस अकाउंट का सिंपल सा रूल ये है कि जो अकाउंट डेबिट करना है आपने उसको डेबिट करें, जो क्रेडिट करना है उसको क्रेडिट करें। अगर डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं है तो डिफरेंस सस्पेंस डाल दें। A check of ₹7,500 received for loss of stock by fire। हमें इंश्योरेंस मिली है, had been deposited in the proprietor's private bank account। 7,500 की receipt for loss of stock by fire, उसका हमें चेक मिला है और हमने उसको डिपॉजिट कर दिया है किसमें, प्रोप्राइटर्स प्राइवेट बैंक अकाउंट में। ठीक है जी। अब यहां पे बेसिकली क्या होगा कि जो चेक आपने प्रोप्राइटर के प्राइवेट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया है, जब तक वहां से अमाउंट रिवर्स नहीं होती उस वक्त तक वो ड्रॉइंग्स कंसीडर होगा कि ओनर ने बैंक में से या बिजनेस में से अपना पैसा निकलवा लिया है। बात समझ आ गई। अब उसने यहाँ पे हमें ये नहीं बताया कि उसने दूसरी एंट्री कहां पे की है, उसने सिर्फ ये बता दिया कि प्रोप्राइटर्स के प्राइवेट बैंक अकाउंट में चेक डिपॉजिट करवाया है। अब जब चेक डिपॉजिट करवाएगा तो बेसिकली बैंक को डेबिट करेगा, तो यहाँ पे आप एक अजम्पशन ले सकते हैं, नीचे नोट लिख सकते हैं। ठीक है कि आपने अजम्पशन ये लिया है कि उसने बैंक डेबिट की, बैंक डेफिनेटली कोई ना कोई डेबिट हुआ है, ठीक है, लेकिन बैंक कौन सा डेबिट हुआ है ये नहीं पता। अब चेक जैसे ही रिसीव होता है तो हम उसी वक्त बैंक को डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पे अजम्पशन ये होगी कि बैंक डेबिट कौन सा हुआ है, बिजनेस का बैंक अकाउंट। ठीक है जी। हमने बैंक को डेबिट किया, जो एंट्री की, एंट्री रिकॉर्डेड, बैंक को डेबिट किया कितने से, और इंश्योरेंस को क्रेडिट किया एज अ इनकम। ठीक है, लेकिन वो हमने बेसिकली इंश्योरेंस तो क्रेडिट होनी थी, वो चेक जो है वो प्रोप्राइटर के प्राइवेट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया, तो बेसिकली बैंक को डेबिट नहीं होना चाहिए था, बिजनेस के बैंक बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम क्या करेंगे, जो रेक्टिफाइंग एंट्री होगी उसमें बैंक में जो हमने एंट्री की हुई है उसको कैंसिल कर देंगे 7,500 से, और ड्राइंग्स को डेबिट कर देंगे कितने से, 7,500 से। एक ये एंट्री है, वन ऑप्शन। इसमें फिर आपको नोट लिखना पड़ेगा कि आपने ये अज्यूम किया है कि ये एंट्री हो चुकी है जैसे ही चेक रिसीव हुआ। सेकंड ऑप्शन ये है, नो एंट्री इज रिकॉर्डेड येट।
ठीक है, अभी तक कोई एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं हुई सिरे से, तो फिर आप क्या करेंगे, ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे, क्योंकि ये ड्राइंग्स हो गई हैं, ओनर के बैंक में चली गई हैं, और इंश्योरेंस को एज अ इनकम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि अभी तक हमने इंश्योरेंस को भी क्रेडिट नहीं किया जो इंश्योरेंस का चेक हमें मिला है। क्लियर हो गया जी। तो ये दोनों ऑप्शंस, लेकिन आप एग्जामिनर को क्लियर करेंगे कि आपने कौन सी ऑप्शन चूज की है, और अगर एमसीक्यू आएगा तो वो एक ही इन दोनों में से एंट्री मेंशन हुई होगी, उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। ट्रांजेक्शन नंबर 12 जी, एन आइटम ऑफ परचेज ऑफ ₹151 was entered in purchase book as ₹15। सबसे पहली बात तो हमने ये की कि परचेज डे बुक में हमने 151 की बजाय हमने कितनी एंट्री कर दी, 15 की। अब परचेज डे बुक के टोटल से कितने लेजर बनते हैं, परचेज अकाउंट और पेएबल अकाउंट। तो अब आप क्या करेंगे, परचेज अकाउंट को आपने डेबिट किया हुआ है कितने से, 15 से, और पेएबल को क्रेडिट किया हुआ है 15 से। हालांकि वो कितने से होना चाहिए था, 151 से। तो आप 151 और 15 का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, 136। तो इसको फर्दर डेबिट करेंगे 136 से, और पेएबल को फर्दर क्रेडिट करेंगे 136 से। तो परचेज डेबिट 136 और पेएबल क्रेडिट 136। तो ये आपके जनरल लेजर ठीक हो गए। दूसरा हमने इंडिविजुअल लेजर में क्या किया, एंड पोस्टेड टू सप्लायर्स अकाउंट एज ₹51। यहाँ पे एक और चीज जो आपको समझने वाली है वो ये है कि वो कह रहा है कि पोस्टेड टू में उसने ये नहीं बताया कि डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है, तो सप्लायर के अकाउंट को हमने क्रेडिट ही करना होता है। तो यहाँ पे आप जनरल जो कॉन्सेप्ट है, आपके जो बेसिक नॉलेज है उसको अप्लाई करके आपने अंडरस्टैंड करना है कि डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो सप्लायर अकाउंट जो है, इंडिविजुअल अकाउंट जो है, उसको हमने क्रेडिट कर दिया कितने से, 51 से। हालांकि वो क्रेडिट कितने से होना चाहिए था, पेएबल क्रेडिट कितने से होना चाहिए था, 151 से। तो 100 से मजीद क्रेडिट करेंगे तो सप्लायर अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 100 से। अब हम चूंकि हम पढ़ रहे हैं अभी तक विद सेपरेट कंट्रोल अकाउंट्स, तो डेबिट कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इंडिविजुअल लेजर में सिर्फ हमने सप्लायर का अकाउंट बनाया है और वो ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर भी नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि एरर सिर्फ किस में होगी, इंडिविजुअल अकाउंट में होगी, दूसरा कोई लेजर डिस्टर्ब ही नहीं हुआ, तो डबल एंट्री कंप्लीट ही नहीं हुई, तो सिर्फ सप्लायर का अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ये बात याद रखनी है कि जब भी सेपरेट कंट्रोल अकाउंट्स मान रहे हो, तो इंडिविजुअल सप्लायर या इंडिविजुअल कस्टमर के अकाउंट में अगर कोई एरर होगी तो एरर रेक्टिफाई कैसे होगी, सिर्फ वो अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। हाँ जी, उसके बाद अगली जो हमारी ट्रांजैक्शन है उसको देखते हैं जी। ट्रांजैक्शन नंबर 13, सेल रिटर्न ऑफ ₹500 was not entered in the books though it was duly taken in stock book। ठीक है, तो ये फिलहाल स्टॉक में क्या फर्क पड़ता है, अगर हम एंट्री ना करें तो क्या फर्क पड़ता है, वो अलग से लेक्चर है कि प्रॉफिट एंड लॉस की जो कैलकुलेशन है। तो शेयर रिटर्न को हमने सिरे से बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ, तो शेयर रिटर्न को हम रिकॉर्ड करेंगे। तो शेयर रिटर्न डेबिट 500 से और रिसीवेबल क्रेडिट 500 से।
ठीक है जी। तो जब हमने एंट्री रिकॉर्ड ही ना की हो तो जो एंट्री बनती है बस वो हम सिरे से सिंपली रिकॉर्ड कर देते हैं। A check of ₹300 was received in full settlement from a customer. Full settlement का मतलब ये होता है कि उसने जितने भी पैसे देने थे उसके बदले में उसने हमें ₹300 दिए और उसका अकाउंट क्लोज हो गया। After he was allowed a discount of ₹50, यानी कि उसने 350 देने थे, 300 का चेक दिया, 50 रहते थे लेकिन ये 50 हमने उसको छोड़ दिए, डिस्काउंट दे दिया, तो ये 50 भी माइनस हुए और उसका अकाउंट नील हो गया। बट while writing the books, the amount received was entered in the discount column and the discount allowed was entered in the bank column. यानी कि हमने ये किया। अब एंट्री क्या होती है, जब हमें पैसे मिले तो बैंक डेबिट 300 से, डिस्काउंट अलाउड डेबिट कितने से, 50 से, और रिसीवेबल क्रेडिट 350 से। वो क्या कह रहा है, बट वाइल राइटिंग द बुक्स द अमाउंट रिसीव्ड वाज एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम। अमाउंट रिसीव कितनी हुई थी, 300, उसको हमने डिस्काउंट के कॉलम में लिख दिया। एंड द डिस्काउंट अलाउड वाज एंटर्ड इन द बैंक कॉलम, और डिस्काउंट अलाउड को हमने बैंक कॉलम में लिख दिया। यानी कि हमने एंट्री क्या की, बैंक डेबिट कर दिया 50 से, डिस्काउंट अलाउड डेबिट किया 300 से, और रिसीवेबल क्रेडिट हो गए उतने से ही, यानी कि 350 से। अब ठीक एंट्री में भी रिसीवेबल 350 से ही क्रेडिट हो रहे हैं, रॉन्ग एंट्री में भी रिसीवेबल 350 से ही क्रेडिट हो रहे हैं, यानी कि ये ठीक है। मसला क्या है, बैंक डेबिट होना था कितने से, 300 से, बैंक को हमने डेबिट किया कितने से, 50 से। तो अब बैंक को फर्दर डेबिट करेंगे कितने से, 250 से। डिस्काउंट अलाउड डेबिट होना था 50 से, उसको हमने डेबिट कर दिया है 300 से, यानी कि 250 से एक्स्ट्रा डेबिट कर दिया है। तो डिस्काउंट अलाउड को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, 250 से कम कर देंगे। बैंक को हमने बढ़ाया 250 से और डिस्काउंट अलाउड को हमने 250 से कम कर दिया। ये आपकी बन गई रेक्टिफाइंग एंट्री। क्लियर हो गया जी।